नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ललकार। देश में इन दिनों सियासत नए नए मुद्दों को लेकर खूब सर चढ़ रही है। लोगों के बुनियादी मुद्दों के बजाय नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन को मिले झटके के बाद यह खींचतान और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से इच्छा जाहिर की है कि इंडिया ब्लॉक की कमान अब ममता बनर्जी के हाथ में दी जानी चाहिए। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिली हार के बाद अपने सहयोगी दल बैकफुट पर धकेलने का काम कांग्रेस को कर रही है। बता दें, शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस अडानी मुद्दे को लेकर आवाज उठा रही है। वहीं सपा, टीएमसी और अन्य दल बाकी मुद्दों पर बात करने की वकालत कर रहे हैं, जिस वजह से गठबंधन में खूब खलबली देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी से अलग होकर इस मतभेद को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। अब मामला यही नहीं थमता है। बीजेपी ने कांग्रेस को सोरोस मामले में खूब घेरने की संसद में कोशिश की है, जिससे कांग्रेस एक बार फिर एक नए जाल में फंस सकती है या फंसता हुआ नजर आ रहा है। आज इन्हीं मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन में दरार की वजह क्या है और कांग्रेस आखिर लगातार क्यों घिर रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर अपने सहयोगी दल भी उन्हें घेर रहे हैं और आज सोरोस मामले को सोनिया गांधी के मामले से जोड़कर अब एक बार फिर से सत्ता पक्ष जो है वो कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। इंडिया गठबंधन में फूट, संसद में अलग क्यों? शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही है। सदन के बाहर कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। अडानी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन आज भी हुआ। समाजवादी पार्टी, टीएमसी सांसद संसद जो थे वो प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। अलायंस के भीतर मतभेद उजागर नजर आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं और भी गहरे मतभेद हो रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और वहां पर टीएमसी पहुंची नहीं। कांग्रेस पर सवाल, नेतृत्व पर बवाल, गठबंधन के भीतर नेतृत्व पर घमासान नजर आ रहा है कि आखिर कौन अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगा। दावा तो टीएमसी कर रही है। ममता ने नेतृत्व के लिए दावेदारी ठोक दी। नेतृत्व के लिए देखिए, अब आपको बता दें, सपा, टीएमसी समेत 26 से अधिक दल इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन अब कगार की टूट पर पहुंच चुका है? यह बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र, हरियाणा की हार पर भी बवाल है। आखिर महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार कैसे मिली? हरियाणा में हार मिली, महाराष्ट्र में बहुत कम सीटें आई हैं। ये बहुत बड़ा कारण है। एनसीपी शिवसेना ममता के साथ नजर आ रही है। एनसीपी शिवसेना जो उद्धव गुट और शरद गुट है, यानी जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। सपा का सीएम ममता को समर्थन। समाजवादी पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि हम पूरी तरीके से ममता के साथ हैं, 100% समर्थन हमारा ममता के साथ है और हम ममता के साथ ही खड़े रहेंगे अगर ममता नेतृत्व करती है। ये भी कांग्रेस के लिए एक मानसिक दबाव है। अब देखिए आज का नया मामला, आज ये दो मुद्दे हैं, दो बड़े मुद्दे। सोरोस पर सियासी संग्राम। ताजा विवाद सोनिया गांधी से जुड़ा है। सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की। बीजेपी का सोनिया गांधी पर आरोप है और यह आरोप पहले भी उठा है। 6 दिसंबर को भी संसद के अंदर यह मुद्दा उठा था। बीजेपी ने सोनिया गांधी को लगातार घेर रही है। एफडीएल एपी संगठन से यह जुड़ा होने का यह पूरा मामला है। यह भी आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। सोरोस अब बीच में भारतीय राजनीति में कैसे आ चुके हैं। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से यह जुड़ी संस्था है, यानी जॉर्ज सोरोस जो है वो फंडिंग करते हैं जिस संस्था से सोनिया गांधी जुड़ी है। कश्मीर को अलग करने की मांग करता है संगठन और यह भी एक वजह है। इसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन को भी फंडिंग मिलती है। ये तमाम चीजें हैं। अब जरा आपको मैं बताने की यह कोशिश करूंगा कि आखिर अगर सोरोस से जुड़ा कोई मामला है तो सोरोस हैं कौन? क्यों आखिर सोरोस पे इतना हंगामा हो रहा है? क्यों सोरोस का नाम आ रहा है? सोरोस नाम भारतीय नाम नहीं है, विदेशी नाम है और यह भी एक बड़ा मामला है। जरा आपको पहले सुनाते हैं, उसके बाद सोरोस को लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। जॉर्ज सोरोस का मामला पार्लियामेंट में उठ चुका है और भी लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है उसका डिटेल पार्लियामेंट के बाहर अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं संसदीय कार्य मंत्री भी हूं। हम चाहते हैं कि हाउस अच्छी तरह से चले, लेकिन
जो रिपोर्ट सामने में आया है, पब्लिक डोमेन में आया है, और उस रिपोर्ट में जो तथ्य है वो सबके सामने में बहुत साफ साफ सबको दिखाई देता है कि इस रिपोर्ट से हमको क्या चीज देखने को मिला है और इससे क्या हम नतीजा निकल सकते हैं। इसमें गंभीर आरोप है और रिपोर्ट जो आया है वो भी बहुत गंभीर रिपोर्ट है। हमारा देश का, जैसे मैंने कहा कि कोई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई भी हो पार्टी, किसी का भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़े हुए और उसके साथ में कई और ऐसे ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम करते रहते हैं। भारत के, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, देश के लिए सबको काम करना है और देश के खिलाफ ताकतों के मुकाबले सबको लड़ना है। इसमें तो कोई पाठ पढ़ाने का जरूरत नहीं होना चाहिए। ये जॉर्ज सोरोस का मामला पार्लियामेंट में तो आप सुन रहे थे किरण रिजिजू को, जिन्होंने बताया कि एक गंभीर मुद्दा है जो सदन में उठाया गया है। ये बीजेपी के नेताओं ने उठाया है इस मुद्दे को। अब जैसे हमने बाइट सुनाने से पहले आपको बताया था कि आखिर सोरोस से जुड़ा मामला क्या है, विवाद क्यों है, ये विवाद क्यों है, इस विवाद को क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको जरा ये बताऊंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा है। उसके बाद हम डिबेट पर जाएंगे और अपने मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सोरोस को लेकर उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि एक संस्था फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं और इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी है। अब आप क्लैरिफाई हो गए होंगे कि आखिर सोनिया गांधी का सोरोस से क्या जुड़ाव है, क्या मामला है। ये सुधांशु त्रिवेदी की मैं कोट करके कह रहा हूं। यह बेहद ही गंभीर बात है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई, इस गंभीर विषय पर हम सदन का ध्यान खींचना चाहते थे क्योंकि आज सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है और देश की तरफ से यह भी कहना चाहेंगे कि कम से कम आज के दिन उन्हें इस विषय के ऊपर अपने साथी लोगों से कहना चाहिए कि वो ईमानदारी से चर्चा करें। आज इस विषय पर हम सभी का यह आग्रह था कि यह गंभीर विषय उभर कर सामने आए। इसी पर आज बातचीत करेंगे। पहले इंडिया गठबंधन से शुरुआत करेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन क्यों अलग थलग पड़ रहा है। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। महेंद्र प्रकाश, नेता कांग्रेस, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। संजय चक्रवर्ती जी हैं टीएमसी से नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी जुड़े हुए हैं और आज भी हम चर्चा शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेमचंद जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर। इंडिया गठबंधन को लेकर या नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ममता बनर्जी कह रही है कि अब मैं इसकी दावेदार हूं। तो इकट्ठा हुए थे कि किसी भी तरीके से सत्ता हत्या लें, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सत्ता से अलग कर दें और फिर अपने अपने एरिया में सत्ता का सुख भोगें या सत्ता का लाभ उठाएं। जैसे ये हार गए, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की जो अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी एस्पायरेशन है, उसके अनुसार वो काम करने लग गए। इवन के जो क्लोज अलाइज हैं, जैसे एसपी उत्तर प्रदेश में, वो भी इनसे नाराज है। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद अब जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है वो उनके साथ काम नहीं करना चाहती है। एनसीपी भी इनसे नाराज है। और आपकी आवाज कट रही है सर, खेमचंद शर्मा जी, आपकी आवाज कट रही है। आप फोन को जरा अनम्यूट कर दीजिएगा। फोन अनम्यूट है? बोलिए बोलिए बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इनके जो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतने खराब हैं कि उसकी वजह से बार बार इनकी जो नेगेटिविटी है लोगों के बीच में आती है। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा कि जॉर्ज सोरोस जो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहता है, हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है, हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें इंटरफेरेंस करना चाह रहे थे। और उन्होंने चुनाव से पहले भी कहा था कि मैं वैसी सरकार बनाना चाहूंगा जो मेरे इशारे पे चले, वहाँ की डेमोक्रेसी को कमजोर करना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ के जो उद्योगपति हैं उन पे अनाप शनाप आरोप लगा के हमारी इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश करते हैं और इसके लिए $1 बिलियन उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दूंगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खड़े करूंगा जो मेरे इशारे पे इकोनॉमी को या भारत की अर्थव्यवस्था को या भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल कल्चर है, इको सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकूं या अपने अकॉर्डिंग
तोड़ मरोड़ सकूं। तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बड़ा रोल प्ले किया है। सोनिया गांधी जी का नाम सामने आ रहा है। राहुल गांधी यूएस जाते हैं तो उनके लोगों से मिलते हैं। ठीक है, राहुल जी की मीटिंग में सर, उनके लोग आते हैं। ठीक है, इस पर मैं आऊंगा, ये हमारा दूसरा आज का विषय है, लेकिन उससे पहले महेंद्र प्रकाश जी, माफ कीजिए, संजय चक्रवर्ती जी हैं टीएमसी के नेता, उनसे भी एक मैं कमेंट लूंगा कि आखिर इंडिया गठबंधन के अंदर जो दरार है वो दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है, और हर दिन कोई ना कोई बयान आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी से ज्यादा स्ट्रांग है, और अब स्ट्राइक रेट पर भी बात आ चुकी है। संजय जी, स्ट्राइक रेट की बात भी सामने आई है, आपकी तरफ से कहा गया है कि हमारा स्ट्राइक रेट तो राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर है, ममता बनर्जी को कमान सौंप देनी चाहिए। ये हमारा स्ट्राइक रेट 100% है, बिल्कुल 100 पे 100 आप आंक दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा होगा कि हम पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक, उपचुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक, सारे चुनाव पे हमने बीजेपी को फटकारी दी। बीजेपी हमारे आगे किसी भी जगह पे जो है, जो सांप्रदायिकता का जो एक जहर हिंदू मुसलमान का घोला हुआ था, तो बंगाल में ये कार्ड हम लोगों ने चलने ही नहीं दिया। हम लोगों उनको वहीं रोक दिया। ये बड़ी बड़ी बातें करते रहे। अब देखिए चुनाव खत्म हो गया, वहां पे सारी जो है जितनी इनकी एक्टिविटीज थी वहां खत्म हो गई। जब उनकी एक्टिविटीज वहां तब चलती है जब चुनाव नजदीक होते हैं, तो उस समय बवाल भी होता है, दंगा भी होता है, सब कुछ होता है। अब इस समय सब शांत है, तो ये इसका मतलब ये सारी चीजें प्रायोजित हुआ करती थी। तो ये अब जो है वहां पे कानून व्यवस्था भी ठीक है, वहां पे किसी तरीके से कोई ऐसा कांड भी नहीं दिख रहा है बहुत दिनों से। तो ये जो है ये टोटल प्रायोजित इनका कार्यक्रम है। अभी जैसे कि खेमचंद जी जो बता रहे थे कि ये आपस में, तो ये लोग, हम लोग इकट्ठा हुए थे सत्ता के लिए, भोगने के लिए, तो ये लेकिन क्या कर सर, रहे हैं? संजय जी, ये क्या वहां पे ये भजन 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 कर रहे हैं, सुन लीजिए। क्या बंगाल इसके में ही बाद जो है नेतृत्व दूसरी करना बात ये है कि काफी है हमारे इंडिया गठबंधन का? 26 दलों का सरकार हमारे पास जो है गठबंधन है, इनके 42 दलों का गठबंधन है, तो गठबंधन तो इनके पास ज्यादा है। और ये तोड़ मरोड़ करके ये 356 का इस्तेमाल नहीं करते, ये सीधे सीधे क्या करते हैं, पार्टी तोड़ देते हैं। उनको ईडी सीबीआई का डर दिखा के पार्टी तोड़ खेमचंद जी करके को वहां पे लाइएगा अपनी सामने सरकार सर। बना लेते हैं। तो ये बोलिए तो बोलिए। ये जो जिस तरीके का इनका काम करने का तरीका है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। हर तरीके से दबाव में ला करके ये काम करते हैं। और रही बात बंगाल की, बंगाल से ही हम लोग जो है, अगर हमको लोग मौका मिला गठबंधन को लीड करने का, तो निश्चित रूप से हम अच्छे ढंग से इसको लीड कर सकते हैं, क्योंकि हमने दिखा दिया कि हम इकलौते पार्टी हैं पूरे देश के अंदर जो अकेले लड़ करके भी हम बीजेपी को हरा सकते हैं। जी ठीक है, ओके, लेकिन क्या बंगाल में काफी है ममता बनर्जी का नेतृत्व? आपको लगता है कि आपका वर्चस्व है कहीं बाकी राज्यों में भी? आप पूरे देश का नेतृत्व कर पाएंगे? कांग्रेस नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस का दायरा बड़ा है, इसलिए आ रहा हूँ। कांग्रेस के हर राज्य में पकड़ है, मैं हर आपको राज्य में कार्यकर्ता हैं। क्या उसके बाद भी ममता बनर्जी इस गठबंधन का नेतृत्व कर पाएंगी? मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये बताइए कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी भी एक मुख्यमंत्री थे, 13 साल वे भी मुख्यमंत्री रहे। उनके नेशनल लीडर वहां पे आडवाणी जी भी थे, वहां पे राजनाथ सिंह जी भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, सारे थे। तो नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया कि नहीं किया? सर, पार्टी तो राष्ट्रीय ये पार्टी कोई है ना, जरूरी नहीं कि वो एक दल के हर एक राज्य में तो मुख्यमंत्री। कार्यकर्ता हैं, सर उनके पहली ग्राम बात से तो जुड़े राष्ट्रीय हैं। बात राष्ट्रीय पार्टी और उसकी नहीं है, बात नेतृत्व की है। स्ट्राइक रेट पे आती है, बात आती है कि कौन सा ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है, कौन ऐसा नेता है जो कंट्रोल कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो अनाप शनाप जिस तरह के फैसले होते हैं इनको, उसको रोक सकता है। तो वो केवल टीएमसी है, और टीएमसी रोक सकती है, और ममता बनर्जी इसको रोक सकती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी जब आगे आई तो सारे के सारे आप देखें, एक एक करके बहुत सारे दलों ने समर्थन किया, बहुत सारे एनडीए के अंदर से भी जो है हम लोग को जो है मुक्त समर्थन मिल रहा है। मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, ये अंदरूनी बात है कि एनडीए के भी कुछ दलों ने भी संपर्क किया है हम लोग के साथ। जी ठीक है, ओके। खेमचंद जी, फिर आऊंगा मैं दिनेश जी आपके पास। खेमचंद जी, एक जल्दी से कमेंट लूंगा, जवाब चाहूंगा संजय जी का। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल इस वक्त सशक्त हैं, वो इंडिया गठबंधन का पूरा नेतृत्व कर सकती हैं, और कुछ दल, समाजवादी पार्टी ने खुला समर्थन किया है, शिवसेना और शरद गुट की पार्टी ने भी खुला समर्थन किया है ममता बनर्जी के हित में, और संजय जी कह रहे हैं कि कुछ एनडीए के भी दल हैं जो समर्थन कर रहे हैं। खेमचंद जी,
एक बार रिपीट कर देंगे? सॉरी, मेरा फोन कट गया था बीच में, आवाज नहीं आ रही थी। संजय जी कह रहे हैं कि अब एनडीए के कुछ दल भी ममता जी के संपर्क में हैं, ममता के समर्थन में हैं, और तो और अपने इनके सहयोगी दलों ने तो समर्थन किया ही किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी है और शिवसेना है, एनसीपी है। कुछ भी कह सकते हैं, इनका भी डूबता हुआ जहाज है। और ममता जी और अभी हमारे अच्छे मित्र हैं संजय जी, हम बहुत सारी डिबेट्स में बैठते हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये जानते हैं कि दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। बंगाल 50 साल पीछे जा चुका है। किसी जमाने में बंगाल भारत में टॉप स्टेट में आता था, लेकिन आज क्या हाल है? और आप जो बंगाल में 30-40 साल पहले लोग गए हैं, वो जब दोबारा जाते हैं तो वैसे ही बंगाल देखते हैं, और पहले से भी स्थिति खराब हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी में वो ताकत है कि वो हर जगह पर बीजेपी को रोक सकते हैं, और इनका मुख्य काम भी बीजेपी को रोकना है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, रोकना है, करना नहीं है। वो सिर्फ रोक रही है, डेवलपमेंट को रोक रही है, विकास को रोक रही है, लोगों की भलाई को रोक रही है, सिर्फ रोक रही है, कर कुछ नहीं रही है। वहाँ से इंडस्ट्री जा चुकी है, इंडस्ट्री भाग रही है, वहाँ पे इंडस्ट्री टिकती नहीं है, काम धंधे नहीं मिल रहे हैं, युवाओं को नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और केंद्र सरकार जो वहाँ पे काम करना चाहती है वो करने नहीं देती है। आयुष्मान भारत कार्ड जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी बुजुर्गों को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, उसको नहीं देने देती। तो मोदी जी की योजना जो लोगों को फायदा उठा सकती हैं, फायदा पहुंचा सकती हैं, उनको नहीं करने देती हैं। अगर हम कोई परियोजना वहाँ पे ला रहे हैं जिसमें हमें जमीन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ पे सपोर्ट चाहिए, वो नहीं करने देती हैं, और खुद करती नहीं है। पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को इन्होंने पछाड़ दिया है, और आने वाले समय में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे आज सेकंड अल्टरनेटिव के तौर पे खड़ी हो गई है। और आने वाले समय में जैसे उड़ीसा में इनको खत्म किया था, उड़ीसा में हम लोगों ने वहाँ पे पुरानी पार्टी को खत्म किया है, वैसे ही टीएमसी को खत्म कर देंगे। ठीक है सर, ओके ओके, आप जवाब देना चाह रहे हैं संजय जी? थोड़ा जल्दी से, दिनेश जी भी काफी देर से बैठे हुए हैं, जल्दी से। ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि जैसे बता ये मुगलों के जमाने की बात कर रहे हैं कि वो पूरा जो है देश में जो है आयुष्मान कार्ड बट रहा है, वहां बट रहा, बंगाल में नहीं बटा, लेकिन तब भी बंगाल के लोग समर्थन कर रहे हैं, 100% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी को हरा रहे हैं। मतलब कुछ भी बोल देना, ये यहाँ पे एक मंच में आकर के बैठ करके ऐसे कुछ लॉजिक तो बताइए भाई। ऐसा तो नहीं कि मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो है बंगाल के लोगों को पता नहीं चलता, या वो इतने मूर्ख हैं कि उनको इस बात को पता ही नहीं चलता है कि आयुष्मान भारत कार्ड क्या लागू करने से फायदा क्या हो रहा है। आप चाहे तो 5 की जगह 50 लाख कर दें, 5 लाख हमारा लगने से 45 लाख आप अपना कर दें। हमारे यहाँ पे दी जाती है। अरे भाई आप ये क्या सुविधा दी जा रही है? आप पश्चिम बंगाल में कोई हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। आपके बीच में मैं नहीं बोला, लेकिन कम से कम इतना सब्र रखिए, जब हम दुखती रख पे हाथ रख देते हैं तो उस समय आप बिलबिला उठते हैं बुरी तरीके से। गरीबों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं आपके साथ जो योजना आपको असल बात, आप दरअसल यही दिक्कत है, समस्या यही है भारतीय जनता पार्टी भाई मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आयुष्मान भारत कार्ड ना लागू करने से फायदा क्या हो रहा है आपको? उनके पैसे तो मोदी जी दे रहे हैं, गरीबों का फायदा होगा, क्यों नहीं होने दे रहे हैं? ओके 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 ओके, वो इतनी तेज बिलबिला जाते हैं। ठीक है, आऊंगा आपके पास, लौटूंगा फिर से। दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश जी माफी चाहूंगा थोड़ा देर से, ठीक है सर, लौटूंगा फिर से आपके पास, आपके पास आऊंगा। दिनेश जी आप जरा बताइएगा, जो वर्तमान स्थिति है, चाहे वो सदन के अंदर है, सदन के बाहर है, इंडिया गठबंधन की है, इंडिया गठबंधन के अंदर की बात है, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। अब नया मुद्दा सदन में सामने आया है, सोरोस को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, कि क्या चल रहा है सर, ये जरा बताइए। बात ठीक से सुनी, दोनों अपनी पार्टी का पक्ष ढंग से रख रहे थे और दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पार्टी को ऊपर लेने की कोशिश की। लेकिन देखिए छोटी सी चीज को जैसे अगर समझिए, बंगाल के विषय की अगर बात करें तो देखिए ममता ने कोई दो राय नहीं कि ममता जी और नीतीश जी जो है वो इंडिया गठबंधन को खड़ा करने वाले संयोजक थे, मुख्य सूत्रधार यही दोनों थे। और बाद में किसी तरीके से उनको बैकफुट पे कर दिया गया, तो उससे कहीं ना कहीं जैसे इंडिया गठबंधन जो है उसको पूरे को उससे नुकसान पहुंचा, और सिरे से मतलब उसको नुकसान पहुंचाने का काम जो है और अन्य दलों ने किया। और एक तरह से इन दोनों को धक्का देकर के जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही थी, उससे कहीं ना कहीं इनको जैसे परिणाम जो देखने को मिले तो कहीं ना कहीं गलत था वो। और अपने तरीके से मुझे लगता है कि सभी गठबंधन दल जो उनके अलायंस जो पार्टनर जो भी है इंडिया गठबंधन में, उनको सबको लेके साथ में चलना चाहिए, जिससे इस तरह के शोर और स्वर जो है नहीं निकलते हैं।
और टीएमसी के कोई अगर वक्ता प्रवक्ता कुछ अगर बात करते हैं इस बारे में कि ठीक है दीदी को आगे लाना चाहिए, तो वो ठीक अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका लीडर जो है वो लीड में रहे, और हर तरीके से गठबंधन के नाते अगर वो आगे लीड करेंगे तो टीएमसी का आगे वर्चस्व बढ़ेगा तो देखिए देश प्रदेश में जैसे उनकी बातचीत पहले से ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा मजबूत और मुखर तरीके से रह पाएंगे। लेकिन उसके नाते अगर कहीं ना कहीं जैसे इंडिया गठबंधन जैसे टीएमसी अभी है, तो अभी इनको गठबंधन धर्म में अभी फिलहाल निभाना चाहिए, ना कि एक स्वर से अलग हट करके और अलग सुरताल में अगर बातचीत करें तो उससे देखिए कहीं ना कहीं चीजें ठीक ठाक नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि बाहर जैसे जो जनता की जैसे अगर कल को अगर टीएमसी से मिला जैसे कि की तरफ से अगर दीदी को मौका अगर मिलता भी है संभालने का, तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं एक पहले ही इतना इंडिया गठबंधन जो है उसके एक तरह से लोकप्रियता भी कम होगी और साथ साथ में उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको भी धक्का पहुंचे, क्योंकि उससे लोगों के बीच में ये रहेगा कि आपस में इनकी जो फूट है उसी से। चलिए दिनेश जी, लौटूंगा आपके पास, आपका संपर्क कट चुका है फिलहाल। खेमचंद जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अभी सदन के अंदर, सदन के बाहर, या फिर जो सोरोस का नया मामला बीजेपी ने उठाया है, जरा बताइएगा, ये पहले भी आरोप लगे हुए हैं सोनिया गांधी पर, और अब ये कह रहे हैं कि भाई अडानी का मामला है, इसलिए उस अडानी का मामले को बंद करने के लिए ये नया मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। नहीं, हम तो कह रहे हैं चर्चा करें, चर्चा में अगर आप सही हैं तो अपनी बातें रखें, और आप अपनी तरफ से बातें रखें, हम अपनी तरफ से बातें रखते हैं। हमारे पास जो सबूत है हमारे नेता रखेंगे, आपके पास जो है आप रखिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस क्यों बच रही है? चर्चा करनी चाहिए। क्यों आप विदेशी एजेंसियां, जो विदेशी लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे दखल अंदाजी कर रहे हैं, इकोनॉमी को बिठाना चाहते हैं, वो डरते हैं कहीं ना कहीं, वो द्वेष में, ईर्ष्या में कि आज भारत आगे कैसे बढ़ रहा है, आज भारत के उद्योगपति आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आज भारत की कंपनी आगे क्यों बढ़ रही है, आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे क्यों बढ़ रही है, आज भारत उनके अनुसार क्यों नहीं चलता, आज भारत अपना स्टैंड क्यों ले रहा है, आज भारत रशिया से भी बात कर रहा है, अमेरिका से भी बात कर रहा है, यूरोप से भी बात कर रहा है। आज पूरे विश्व में इंडिपेंडेंट भारत की एक ओपिनियन है या अपनी स्टैंडिंग है, तो वो क्यों है? आज क्यों नहीं झुकता? बांग्लादेश से क्यों नहीं बात कर रहा है? सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अरे भैया पढ़ लिख लिया करो, बांग्लादेश में भी हमारे फॉरेन सचिव गए हुए हैं, बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये हम मीडिया के थ्रू बात करेंगे। बांग्लादेश को पूरी तरीके से दबाव में रखा हुआ है, पूरे विश्व की जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबका दबाव बना हुआ है। भारत की स्ट्रॉन्ग सरकार की वजह से ही अमेरिका और यूरोप भी बांग्लादेश पे दबाव बना रहा है, और बांग्लादेश को बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बांग्लादेश, संजय जी, क्या बांग्लादेश का मुद्दा भी राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए? बांग्लादेश का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आप भी तो जा सकते हैं सर, विपक्ष के लोग भी तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते बांग्लादेश? देखिए लोगों का हालचाल नहीं जा सकते। जब यहाँ पे संभल में जाने शहर के अंदर, आप के अंदर संभल में, संजय जी, संभल में नहीं जाने दिया जा सकता है। आप संभल और बांग्लादेश की स्थिति को एक जैसी बोलोगे हम लोग, तो आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। हम लोग आप बंगालियों के साथ कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। आप उन करोड़ों बंगालियों के साथ अपराध कर रहे हैं जिनकी बहन बेटियों को मारा जा रहा है। अरे दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि अत्याचार किया जा रहा है, जिनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, जिनकी हत्याएं की जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ताओं की दिक्कत में आपको याद दिला दूं, ये सुनना ही नहीं चाहते, ये लोग सुनते नहीं है, इन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं, जला के मारा गया, बोलना जानते हैं। और संभल में उपद्रवियों पे कार्रवाई हुई। आप लोग किसी को, और लोग संभल में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश से बड़ी दूर की बात हो रही है, आप लोग संभल में नहीं जाने दे रहे हैं। चलिए आप दोनों के कलेश के बीच ना बाकी लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। दिनेश जी, आपका संपर्क कट चुका था, वो माफी चाहूंगा फिर से एक बार। मैं जरा चाहूंगा कि आप पूरी बात कीजिएगा। क्या राहुल गांधी एक साइड लाइन पे जा रहे हैं, कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं? आऊंगा आपके पास दिनेश जी, लेकिन पहले मुझे एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद दिनेश जी मैं सीधे आपके पास आऊंगा और इसी सवाल पर भी जवाब दूंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पसंदीदा डिबेट शो ललकार देख रहे हैं, जिसमें बात आज वर्तमान हालातों को लेकर हो रही है। सियासी में क्या कुछ चल रहा है, सियासत में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है। हमारे साथ तीनों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। मैं सीधे इस वक्त दिनेश जी के पास चलना चाहूंगा। दिनेश जी, बताइएगा जरा, क्या राहुल गांधी अब कमजोर छवि के रूप में पहचाने जा रहे हैं अपने सहयोगी दलों द्वारा? बोलता है कि ऑल इज नॉट वेल,
क्योंकि टीएमसी देखिए शुरुआत जैसे कि मतलब बातचीत बीच में संपर्क जैसे टूट गया था, उससे पहले बता रहा था मैं कि नीतीश जी और दीदी ममता बनर्जी जो है ये दोनों प्रमुख सूत्रधार थे इंडिया गठबंधन के, और इन लोगों ने एक तरह से बनाने का या मतलब एक तरह से मतलब जैसे शुरुआत जो की थी, तो इन्होंने एक तरह से उसको नर्चर किया पूरे आइडिया को, और उसके बाद आगे बढ़ा करके और आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन उसका जिस टाइम पे नीतीश को उस तरीके से भाव नहीं दिया गया इसमें, या उनको उस तरीके से दरकिनार करने का या मतलब हमेशा बैकफुट पे रखा गया। इवन मान के चले लोगों पर वो जो इंडिया गठबंधन का जो नाम रखने की जो बातचीत थी, उस वक्त भी कहीं ना कहीं जैसे उनको उस तरीके से विश्वास में नहीं लिया गया, तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं वो हाथ थे, और बाद में जाकर के उन्होंने एनडीए गठबंधन में और अपना जो जगह है उसको तलाश किया। क्योंकि जहां पर देखिए व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा तो वहीं पर व्यक्ति जाएगा, तो वो चीज पहली चीज है। दूसरी बात देखिए कि जैसे जिस तरीके से बातें अभी चल रही हैं, तो पूरे लोकतंत्र के लिए और इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष देखिए इससे मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सामने सामने प्रतिपक्ष है उसको भी देखिए उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि वो लेकर के ठीक तरीके से सदन में और सदन के बाहर दोनों तरफ टक्कर ले सके। लेकिन वो चीजें कहीं नजर नहीं आती है। जॉर्ज सोरोस जो है उसको लेकर सारी दुनिया में पता है कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट थी उससे लेकर के और बाकी अन्य चीजों को लेकर के कि जगह जगह पे जाकर के, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, तो हर जगह उन्होंने जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ जाकर के और किसी तरीके से जहां पर जैसे उनको लगा तो उसमें देश विरोधी ताकतें जो है उनके साथ में मिलकर के उस अपना फंड बनाने का जैसे कि हेज फंड्स के मामले में मशहूर रहे हमेशा जॉर्ज सोरोस। और मेरे ख्याल से 90s में एक ऐसा समय था जो उनका रिकॉर्ड उसके नाम पे है कि $1 बिलियन एक दिन बनाया था इसी तरह की गतिविधि से। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं देखिए कि इंडिया गठबंधन को सतर्क रहना पड़ेगा कि किससे अपने जो स्पॉन्सर है इनको किसको रखना है किसको नहीं रखना है। क्योंकि जैसे सत्ता में आगे जाना ठीक है, लेकिन किसी से भी मतलब कोई फंड लेना, किसी को भी स्पॉन्सर बनाना, जैसे कि इंडिया गठबंधन जैसे कांग्रेस जो है प्रमुख दल है, और उसी में किसी एक्टिविटी के लिए अगर जॉर्ज सोरोस है उसके द्वारा अगर पैसा लिया जाता है तो वो अपने आप में ठीक ठाक नहीं, उसका संदेश देखिए बिल्कुल गलत ही जाएगा। और दूसरा देखिए जैसे कि अमेरिका, यूरोपियन जैसे कि और देश जो भी हैं, वो हमेशा अपने देश के जो भी जैसे कि जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं उनको, चाहे उनकी गुप्तचर एजेंसीज हो, चाहे उनकी संस्था हो, चाहे और कोई चीजें कुछ भी हो, वो हमेशा पूरी तरीके से, चाहे उनके नागरिक हो, जैसे कोका कोला कंपनी के नाम बोले, पेप्सी को जैसे कंपनी है उसका नाम बोले हैं, और उन सब को लेकर के हमेशा पूरे तरीके से पूरे विश्व में सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर कहानी गड़बड़ा है कि जैसे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, जैसे अडानी के नाम को लेकर के बार बार शोर मच रहा है। अडानी का देखिए मुद्दा लेकर के सर्वे कि भाई उसको उसके तरफ जो मतलब एक पत्थर मारेगा तो उसको जाकर के उसके बदले में सोने का सिक्का मिलेगा, ऐसा सोच करके वहां पर उस तरफ जाकर कहीं ना कहीं हमला करने का काम किया जाता है, जबकि वो टोटल गलत है। भाई अगर वो काम अगर जैसे अडानी अगर कर रहा है तो आपको कोई दिक्कत लगती है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट करें, कोर्ट में जाए, जहां पर जाइए ऐसे, लेकिन उसके खिलाफ लेके अगर ये कि इंटरनेशनल पटल पे जाकर के आप अगर अपने तरीके से अपने देश को कमजोर करने का कार्य अगर करते हैं, मैं देखिए किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी का वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो देश की अगर बात आएगी तो उसमें मैं देश के साथ में हूँ। तो जैसे अडानी की बात करें, पहले ही मैंने आपके मतलब साथ एक डिबेट थी उसमें बताया था कि जैसे पड़ोसी राज्य से हिमाचल है, हिमाचल में सेब का सबसे बड़ा बायर जो है आज के डेट में, बहुत तरीके से किसान भी उससे खुश हैं। अडानी जो है सेब का सबसे बड़ा बायर है, उससे पहले आड़तियों से किसान जो था बहुत परेशान था, तो उसमें उनके लिए तो अडानी जो है अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा बायर भी, और तरीके से पेमेंट देता है तो उनका जीवन स्तर सुधारने में, टच करने में काम किया। तो इस तरह के देखिए इंडिया गठबंधन को अपने तरीके से पूरी सब चीजों को अपना रिंकल फ्री करके और तरीके से करके आगे चले और अपने आप को सीरियस गठबंधन के रूप में चले। क्योंकि देखिए आप लोग अडानी को सदन में गाली देते हैं, और आपके ही जो कम्युनिस्ट दल जो है केरल में जो आपकी सरकार है, वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी को देती है। उसी तरीके से बंगाल के अंदर भी कुछ अडानी के पक्ष में होता है। कांग्रेस की सरकार जैसे कि मतलब गहलोत जी की सरकार थी अपना राजस्थान में, तो वो जो है अडानी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती है, उसी तरह के तेलंगाना में देते हैं। तो देखिए विरोधाभासी चीजें, या तो एक तरह से आप लोगों को अपने तरीके से करके पूरी चीजें जो है दुरुस्त करके आगे हैं, और देश में जैसे कि अपना जो बातें चल रही हैं उनको मुद्दों को लेकर के, प्रदेश की जैसे कि विभिन्न जैसे बातें उनको लेकर के, क्योंकि जनता की सहूलियत की बातें, जनता को कितने सहूलियत दे सके, आपका विजन क्या है, तो सभी पूरा देश ये चाहता है कि एक अच्छा विजन पेश करके और अच्छा प्रतिपक्ष जो है वो साबित आप लोग हो, ना कि उस तरीके से आपस में ये लोग सोचेंगे भाई आपस में पूरा देश ये सोचे कि आपस में आप लोग की कलह समाप्त नहीं हो रही, और आगे अगर आपके हाथ में अगर सत्ता अगर आएगी तो इस तरीके से होगा कि 7 घोड़ों वाला रथ है और बहुत मतलब शानदार रथ है, लेकिन उसमें 7 ड्राइवर है, वो कहाँ किस दिशा में लेके जाएंगे ये किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ये देखने वाली बात है। फिलहाल कांग्रेस से महेंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफी देर से जुड़े हैं। महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। महेंद्र जी क्या वजह हो गई कि कांग्रेस चारों तरफ घिरती हुई नजर आ रही है सर? अपने सहयोगी दल भी कुछ खफा नजर आ रहे हैं, दूरी बनाए रखे हैं, और आप अडानी कर रहे हैं। संसद में एक नया मुद्दा आ गया, अब सोरोस का मामला जुड़ गया है, सोनिया गांधी से जोड़ दिया है। कांग्रेस चारों तरफ से घिर क्यों रही है सर? मेरे साथी जो ये बोल रहे हैं इनको मैं सुन रहा था, थोड़ा कैमरा कनेक्शन में दिक्कत थी, अदरवाइज आवाज में इनकी सब सुन रही थी मुझे। मेरी समझ में नहीं आता क्या कांग्रेस इनके कहने पर चलेगी?
क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी और हमारे जो शीर्ष हैं कांग्रेस की पॉलिसीज, हम इनको ड्राफ्ट देकर के इनसे पूछ के बनाए? अरे इनको तमीज है? 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, हार जीत पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, दिनों रात इलेक्शन होते हैं। कांग्रेस की पॉलिसियों की वजह से 70 ये देश चल रहा है। पंचवर्षीय योजनाएं, 20 वर्षीय योजनाएं, कृषि क्रांति, श्वेत क्रांति, न जाने कितना इस देश का विकास हमने किया है। विकास शुरू में बहुत मुश्किल होता है सब, जब गाड़ी को चलाना होता है ना तो पहिया बड़ी मुश्किल में घूमता है, लेकिन पहिया जब सड़क पे आके घूमना शुरू कर दे तो उसको स्पीड बढ़ाना बड़ा आसान होता है। तो ये जो आज जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अडानी के मुद्दे पर बोलते हैं कि दूसरी सरकारों ने, जहां कांग्रेस की सरकारें, राज्य सरकारें, उन्होंने क्यों लिया? अरे आप जांच करा लीजिए, हमने सही काम किया है और हम कहते हैं आपने गलत किया है। लेकिन शुरुआत आपने एक वर्ड से, एक शब्द से की महेंद्र जी, कि कांग्रेस ने 70 साल से राज किया है, 70 साल से राज किया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, राज किया है या शासन किया है सर? इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। हमने राज किया है, शासन किया है, या एक मैनेजमेंट दिया है, ये आम भाषा में बोला जाता है। चलिए राजनीतिक तौर पर मैं बोल देता हूँ कि हमने जनता का राज किया है, जनता हमें इलेक्ट करती थी। आप उस राज्य की या हमारे शासन की व्यवस्था जो थी उसकी बेइज्जती करके, लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हमने 70 साल राज किया है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, आप बिल्कुल मेरे शब्द मत डालिए जनाब। मैं बड़े विनम्रता से कह रहा हूँ कि जनता का राज किया है, जनता हमें चुनती थी, जैसे आज मोदी जी को चुनती है। जनता को क्या आप कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें गलत जनता चुनती थी? मेरा सर इतना सवाल था आपसे कि राज और शासन थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। दिनेश जी को जवाब देना चाहते हैं आप ही की बात का। दिनेश जी आऊंगा। बिल्कुल, मैं सीधे तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट बिना किसी चीज को मिक्स किए बिना सीधा सीधा बताता हूँ। नहीं सुनिए, मैंने आपकी बात को बड़ा धैर्य से सुना। आप सुनिए कि आप लोगों के समय यह था कि हुक्मरान की तरह आप लोगों ने काम किया और इसके बारे में इसका अनुमोदन, इसका सपोर्ट पूरी तरीके से राहुल गांधी ने स्वयं बोला। 2013 में जो सत्ता की आप लोग तैयार नहीं थे उस काम के लिए से, और राहुल गांधी ने स्वयं बोला कि मैं गलती मानता हूँ, ये गलती मैं मानता हूँ और हम लोग अपने तरह के अहंकार में थे, आगे हम लोग इसको सुधारने काम करेंगे। और पहले देखिए, इससे पहले जब शासन था, कांग्रेस का सरकार का शासन था, तो उस टाइम पे जो चीजें गलतियां रही थी, आप आगे सुधार के काम करेंगे, बेहतरी, आपका स्वागत है उस तरीके से। और मैं जनता के नुमाइंदे के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आपसे कोई बैरभाव नहीं है। आगे आप बाहर मिलेंगे तो आप मुझे चाय आप मुझे चाय पिलाएंगे, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ना मुझे आपसे दिक्कत है, ना संजय से दिक्कत, ना किसी और से दिक्कत है। तो सिंपल से कहानी, मैंने चीज कुछ रेज किया तो उसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और मैं स्पष्टता से आपके सामने चीजें क्लियर कर रहा हूँ। और दूसरा देखिए कि अभी इस वक्त जो सरकार है, सरकार को इस तरीके चलना चाहिए जैसे सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एक सिम कार्ड है, वो आपने जैसे अगर अभी फिलहाल किसी कंपनी का लिया और जनता उसकी सर्विसेज से प्रभावित अगर नहीं है, और जनता को लगता है कि सर्विसेज ठीक ठाक नहीं है, नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है, या उसको सुविधाएं नहीं बन रही हैं, तो उसको पोर्ट करके दूसरी कंपनी की तरफ या दूसरे मतलब उस तरफ पार्टी की तरफ चली जाती है। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग को देखिए देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो खामी है उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। और मैं स्पष्ट आपके मुंह पे बताता हूँ क्लियर, वैसे मेरे एक अच्छे मित्र हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का समय लिया और 6 महीने तक उनको मिलने का समय नहीं मिला, और उन्होंने स्वयं बोला कि इस तरीके से इस पार्टी में दिक्कत है, क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन उनके पिताजी भी जो है सेंट्रल मिनिस्टर रहे थे, तो इस नाते से और वो पार्टी में रहे, चीजें सब कुछ रही, अभी पार्टी के साथ वफादारी से जुड़े में। अभी थोड़े दिन पहले उनको जो एसपी से भी ऑफर मिला था, लेकिन वो नहीं गए। तो देखिए कहीं ना कहीं मैं चीजें बिल्कुल दुरुस्त आपको चीजें बता रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आप भी इन चीजों को मानते होंगे, तो तरीके से चलें, समझें। और आपकी 54 से अगर 99 100 तक सीटें पहुंची, आगे मेरी शुभकामनाएं कि आपका भी आगे तरक्की का राह खुले, और आगे जो कांग्रेस है वो भी 150 सीट तक पहुंचे, 200 तक पहुंचे या 70 तक पहुंचे। तो मैं पूरी शुभकामना आपको बताऊं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत हो, लेकिन उसमें अगर इस तरीके से आप लोग अगर बात करेंगे तो वो थोड़ी चीजें ठीक ठाक नहीं होगी। राहुल गांधी ने स्वयं बोला, उसी चीज को मैंने लेके बोला। जी महेंद्र जी आप बताइए, आपके सहयोगी दल बिखर रहे हैं, ये मेरे सवाल का भी जवाब आपने नहीं दिया सर। सहयोगी बिखर रहे हैं आपसे। नहीं देखिए जनाब, मैं आपको कहना चाहता हूं, सहयोगियों के साथ हम जब कोई टीम हारती है ना, हारने के लिए हारते समय हारते सारे कारण एक ही टीम के होते हैं। खाली कांग्रेस को ही हार का क्यों? महाराष्ट्र में एनसीपी भी हारी, महाराष्ट्र में शिवसेना भी हारी। लेकिन आप एक बात नहीं समझ रहे, जो हम तो हारने के बाद आपस में एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं, हार के कारणों को विश्लेषण कर रहे हैं। जीतने वाले तो वैसे ही नाराज होकर भाग रहे थे, इनको जीतने में क्या दिक्कत थी भाई? जब कोई फॉर्मेशन होता है, जब कोई काम आगे बढ़ता है, जब सहयोगियों का आप साथ लेते हैं, तो थोड़ी बहुत तनातनी चलती है कि हमारे सहयोगी हैं। अब कोई विषय ऐसा है जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, उसमें कांग्रेस पार्टी करेगी ना। बाकी अगर आ जाते हैं तो स्वागत है, नहीं भी आए तो हम उसको छोड़ थोड़ी देंगे पॉइंट को। अब मेरी बात सुनिए, मेरे साथी ने कहा कि जनता बदल देती है। देखिए हरियाणा में हम बराबर वोट में थे,
बराबर वोट में थे, कोई 44%, 44%, कुछ छोटे से मार्जिन से स्प्रेडिंग ओवर के ज्यादा बढ़िया होने से बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र का जहां तक ताल्लुक है, महाराष्ट्र का आपको शायद मालूम नहीं, इलेक्शन ऑफिस ने अभी तक जो इलेक्शन वोट वाले दिन वोट पड़े और जिस इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन वोट गिने गए, उनका मिलान अभी तक नहीं हो पाया। दोनों में असंगतियां विसंगतियां हैं, जिसका जवाब इलेक्शन ऑफिस के पास नहीं है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर साहब ने एक ही गाना गाया था उस दिन कि कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोगों का काम है कहना। ये गाना गाने का काम नहीं है जनाब। आप राजनीतिक चक्र में बैठे हैं, आपका निष्पक्ष होना जरूरी है। आप इस तरह से मजाक में उड़ाएंगे बातों को? अरे आप अपना जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक पूछ रही है उनसे। आप ये देखिए जो धांधली हो रही है, और सबने कहा है कि ईवीएम मशीन के अंदर धांधली होती है। विपक्ष जब जीतता है तब हम सवाल नहीं करते, लेकिन हमारे सपा के लीडर ने कहा मैं 80 की 80 सीट यूपी में जीत जाऊं तो भी मैं ईवीएम नहीं चाहूंगा। जब एक पार्टी नहीं चाहती, जब विपक्ष नहीं चाहता, जब महाविकास आघाड़ी नहीं चाहता कि इलेक्शन ईवीएम से हो, तो ये जबरदस्ती। लेकिन सर जहां जहां पर आपको जीत मिलती है वहां पर क्या ईवीएम का कमाल नहीं होता कि वो आपको उपहार के तौर पर दिया जाए? जहां हम जीते हम फिर कहते हैं, जहां हम शिकायत कर रहे हैं जिस गांव में महागढ़ी में, वहां विपक्ष जीता है। वो जीता हुआ विधायक भी कह रहा है दोबारा इलेक्शन करा लीजिए कि मुझे जितने वोट आने चाहिए थे मुझे उतने वोट नहीं आए। लेकिन सर लोकसभा चुनाव में 2001 के लोगों ने, लोकसभा चुनाव में जो परिस्थितियां हमने देखी, भारतीय जनता पार्टी 240 पर आ गई। अगर ऐसा ही कुछ होता सर तो ये दशा थोड़ी ना होती लोकसभा के चुनाव में। 400 पार का नारा था तो ईवीएम का खेल होता तो 400 पार हो जाता सर। ऐसा होता तो एक प्रैक्टिकल बात है ना सर। जनाब आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जीत हार के पलड़े को छोड़ दीजिए। चलिए हम हारने के ऊपर कुछ कहते हैं, लेकिन जब दुनिया के लोग बड़े बड़े ये कह रहे हैं, बड़े बड़े देश ये कह रहे हैं कि हम ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, हम बैलेट पेपर से लेते हैं, आप जबरदस्ती क्यों अड़े हुए हैं बैलेट पेपर के ऊपर? एक विपक्ष है ना, जिस विपक्ष के पास 238 सीटें हैं, वो पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि हम विपक्ष के लोग ये चाहते हैं ईवीएम को हटाइए। तो आप जबरदस्ती क्यों अड़े हुए? इलेक्शन ऑफिसर क्यों सरकार के पीछे पड़ा हुआ है? क्यों पिछलग्गी बना हुआ है उनका? ठीक है, मैं तो ईवीएम से ही कराऊंगा। आप इलेक्शन, आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए जरा, मेरे साथी बैठे हैं ये भी जवाब दे दे। मेरे पास समय बहुत कम है। इलेक्शन की वोट जी, एक सेकंड जी बोलिए। जिस दिन इलेक्शन की वोट पड़ती है और जिस दिन उस इलेक्शन की काउंटिंग होती है, उसमें 30 दिन का फर्क होता है बहुत जगह। लोकसभा में तो 2-2 महीने का गैप था। तो काउंटिंग की वोट और जिस दिन वोट पड़ी उसमें डिफरेंस क्यों है? फिर समझ में नहीं। अगर 100 वोटें पड़ी हैं तो वो 110 कैसे हो जाती है काउंटिंग के दिन? ठीक है, मैं जरा जल्दी से जवाब तो देखो ही। ठीक है सर, मेरे पास समय थोड़ा कम है, आप भी देर से जुड़े, माफी चाहूंगा उसके लिए। संजय जी आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास, बिल्कुल 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। क्या ममता बनर्जी की दावेदारी लगातार आगे भी रहेगी? देखिए बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास लीडर्स की कोई कमी नहीं है। इंडिया गठबंधन में सब बड़े लीडर्स हैं, कोई ऐसा छोटे मोटे दल को लोग नहीं है कि जिनको तोड़ ताड़ करके मिलाया गया है या डला करके मिलाया गया है। ओके, यहाँ पे सब लीडर लोग हैं और हर आदमी को हक है आगे बढ़ने का और आगे आकर के लीड करने का। अगर किसी एक पार्टी से लीड नहीं हो पा रहा है ठीक से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आप देखोगे 240 सीटें अगर कांग्रेस बीजेपी के पास आई है तो उसमें 121 सांसद तो कांग्रेस ही है। तो जब आप खुद सोचो, जब अपने ही दल के लोगों को रोक नहीं पाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मजबूरी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है नेतृत्व को लेकर के तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को और ज्यादा मजबूत किया जाए। दिनेश जी 10 सेकंड दे रहा हूं आपको जवाब में, 10 सेकंड, बहुत कम समय। जी चलिए, देखिए इससे पहले ईवीएम के जैसे बात को लेकर के और जैसे अडानी और उस तरह की बातों को लेकर के तो मैंने पहले से उस तरीके से बताया और महेंद्र जी ने अपने तरीके से बताया, संजय जी ने बेहतरीन तरीके से बताया। लेकिन देखिए ईवीएम जहां पर खुद जीते हैं, जैसे प्रियंका जी अभी बहुत अच्छे मार्जिन से जीती तो क्या वहां पर वो अपना इस्तीफा देंगे? क्या देंगे? तो देखिए कहीं ना कहीं देख करके चले, सिर्फ जनता के मुद्दों को लेकर के चले हैं और इसमें हंसने मजाक करने के लिए देखिए यहाँ पर कोई मतलब कॉमेडी शो नहीं चल रहा है जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता देखने कर रहे हैं। तो अपने तरीके से अपनी चीजों को, अपने मुद्दों को लेकर चले। मैं आपको साफ बताता हूँ चीजें, आपकी खटाखट सरकार जैसे कि जब आई थी उसमें क्या नाम राजस्थान में, उसके बाद में राहुल गांधी ने स्वयं बताया था कि मैं 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती गिनने में सब माफ कर दूंगा। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो पाया। 19,400 किसानों की जमीन कुर्की के आदेश मिले। तो ये सब चीजें देखिए, समझिए और देख करके समझ के सीरियस तरीके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। दिनेश जी बहुत माफी चाहूंगा, मैं 2 मिनट आगे चले गया हूं, बहुत माफी चाहूंगा सर। महेंद्र जी बहुत माफी चाहूंगा, मैं
कल पूरी कोशिश करूंगा कि कल फिर आप हमारी डिबेट में आएं। आज में समय थोड़ा कम है मेरे पास सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और दिनेश जी आपका भी शुक्रिया। देखिए किस तरह से राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन असल तस्वीर क्या है, क्यों आखिर सदन में चर्चा नहीं हो रही है, मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है, ये तमाम सवाल हैं देशवासियों के सामने और देशवासी इन सवालों को उठा रहे हैं। ललकार में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।